बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो पेंडिंग है वो एओपी का टॉपिक है, ठीक है। और एओपी के टॉपिक के ऊपर आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि ये जो आने वाली अटैम्प्ट है, हो सकता है इसमें कोई 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनर इस तरह की कोई बात डिस्कस कर ले, क्योंकि वो 2 कंटिन्यूस अटैम्प्ट से जो पिछली 2 अटैम्प्ट हैं उसने अपना एक स्टाइल ये भी पकड़ा हुआ है कि वो किसी एक छोटे से टॉपिक को पकड़ता है और वहाँ से उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना लेता है। ये इंशाल्लाह जब हम संडे की क्लास करेंगे इस संडे को, तो उसके अंदर हम लास्ट 2 पेपर के एनालिसिस से कोशिश करेंगे कि कमिंग अटेम्प्ट के ट्रेंड को भी देखें कि किस तरफ को ट्रेंड हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी में हमें कोई चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। एओपी एक बिजनेस कर रही होती है तो इसके ऊपर सारे वही रूल्स लगेंगे, वही लॉज लगेंगे, वही रेगुलेशन लगेंगी जो कि बिजनेस इनकम के ऊपर लगती हैं। उसी तरह से सेक्शन 21 अप्लाई होगा, उसी वजह से डाउटफुल डेट, सारी चीज़ें, लीज एसेट, जितना कुछ हम इस संडे की रिवीजन क्लास में भी करके गए थे वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होंगी। हाँ, इन एडिशन टू दैट 2 बातें एक्स्ट्रा हैं जिनको शायद हम यहाँ डिस्कस करने के लिए इसको छेड़ रहे हैं इस वक्त। नंबर 1, सेक्शन 21 के अंदर एक प्रोविजन आपने पढ़ी थी कि जो एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, अगर आप बुक में वापस चले जाएं, सेक्शन 21 के ऊपर चले जाएं, तो वहां पर हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी विच वाज स्पेसिफिक टू एओपी, कि एओपी में पार्टनर को जो सैलरी दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, कोई रेन्यूमरेशन दें, कोई भी चीज पार्टनर को अगर आप पे करें तो दैट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंस। जरा देख लें, रीडिंग कर दें, क्या क्या अल्फाज थे। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। ये एक एडिशनल प्रोविजन है जो यहां अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। इसका खुलासा क्या है? इसका खुलासा यही है कि अगर कोई भी चीज हम मेंबर जो हैं वो अपने उनको पे कर रहे होंगे तो वो जो है वो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं होगा। क्या है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, क्या है प्रॉफिट ऑन डेट हो, क्या है ब्रोकरेज हो, क्या है कमीशन हो, क्या है सैलरी हो, वट एवर द नेम, अगर पार्टनर को पे की जा रही है तो ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, ठीक है ना। ये एक एडिशनल बात आ गई। फिर एक एडिशनल बात ये आ गई कि एओपी अपना टैक्स खुद पे करेगी, ठीक है ना। एओपी को हम 1% ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने एओपी के रेजिडेंशियल स्टेटस में अलग कैलकुलेट किया था कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। एओपी अपना टैक्स खुद पे करेगी। एओपी ने अपने इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया। अब जाहिर है ये इनकम कहां जाएगी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पार्टनर के हैंड में ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी। पार्टनर इस इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो एओपी ने टैक्स पे कर दिया है वही पार्टनर का टैक्स कहलाएगा। लेकिन एक शर्त है कि पार्टनर की कोई और इनकम ना हो, यानी ऐसी एओपी कि जिसके 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं। आपको पता है एओपी में मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इससे ज्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज इन जनरली 20 हो सकते हैं। अगर ये 20 लोग और कोई काम नहीं करते हैं तो बस इनकी यही इनकम थी, यही टैक्स हो गया, एओपी का भी टैक्स पे हो गया, इन पार्टनर्स का भी टैक्स पे हो गया। लेकिन अगर इनमें से कोई और बिजनेस भी करता है, कोई और काम भी करता है, कहीं जॉब भी है, कोई सैलरी भी है, कोई कैपिटल गेन है, कहीं से भी कोई इनकम अगर आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? एओपी की इनकम को उस इनकम में ऐड करेंगे, उस पर्सन की पर्सनल रिटर्न में, और फिर दोबारा टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब जाहिर है टैक्स ज्यादा बन जाएगा, एओपी पे डबल टैक्सेशन होगी। लेकिन साथ ही लॉ कहता है कि नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं करनी। अब आप एओपी को एवरेज रेट के ऊपर टैक्स क्रेडिट देकर बाहर निकाल लें। यानी इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? एओपी की इनकम रेट पर्पसेस के लिए हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे एक मरतबा। ये अभी हम करके देख रहे हैं सारा काम। तो ये ओवरऑल खुलासा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। एक और छोटी सी बात, एओपी को अगर लॉस हो गया तो एओपी अपने लॉस को खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी, अगले साल इनकम से उसको एडजस्ट करेगी, ठीक है ना। एओपी का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर अपनी अदर इनकम के में जाकर एडजस्ट
नहीं कर सकते। मसलन मुझे एओपी से 10 लाख का लॉस आया और मैंने किसी दूसरे बिजनेस से 15 लाख का इनकम कमाई है, तो क्या अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं? तो पता चलेगा नहीं कर सकते। ये बेसिक सी बातें हैं। बाकी सारा एओपी का अगर सवाल आएगा भी तो आपने 99% उसमें जो काम करना है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही के तरीके पे करना। देखिए जी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। पहली बात, सेपरेट एंटिटी। अकॉर्डिंगली एओपी इज लाइबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। ये मैं आपको आई कैप की बुक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आप आई कैप यहां से समझ लें जरा, इसने ज्यादा टू दी पॉइंट लिखा हुआ है और ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। जो जो रिक्वायर्ड है हमें आई कैप में, वो सारा कुछ यहां पर बड़ा अच्छे तरीके से लिखा गया है। अच्छा जी, एन एओपी इज, अच्छा पहला पॉइंट वही आ गया कि एओपी एक सेपरेट एंटिटी है और एओपी अपना टैक्स सेपरेट पे करेगी फ्रॉम इट्स मेंबर। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन treated as tax resident for a tax year if all the control and management of its affair is situated। ये वो रेजिडेंट की डेफिनेशन को दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया यहां पर। A resident AOP is taxable on its worldwide income। जैसे कोई भी रेजिडेंट पर्सन होता है उसकी इनकम को हम कैसे टैक्स करते हैं? ग्लोबल इनकम को टैक्स करते हैं। तो वो बात भी यहां पर आ गई। If AOP has paid tax for a tax year, the amount received by a member of the association in capacity of member out of the income of association shall be exempt from tax। ये वही बात आ रही है कि एओपी से जितनी इनकम मुझे आएगी, क्योंकि एओपी ने टैक्स पे कर दिया है, तो ये इनकम मेरे हैंड्स में आकर क्या कहलाएगी? एग्जेम्प्ट इनकम होगी, यानी इसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। However, such share of member is included in income of the member for determination of tax rate। रेट पर्पसेस के लिए एक मर्तबा हम इनकम को ऐड कर देंगे और फिर उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट ले लेंगे एवरेज रेट के ऊपर। इसका यह मतलब हुआ। कब? उतनी अमाउंट नहीं आएगी ना, रेट पर्पसेस का फर्क आएगा ना, रेट पर्पसेस का थोड़ा सा फर्क आएगा, हायर स्लैब लग जाएगी ना। ये आप ये बहस दोबारा ना छेड़े। हमने टैक्स क्रेडिट में बड़ी डिटेल में बात की थी कि टैक्स क्रेडिट मिलता है एवरेज रेट पर, और जब वो इनकम ऐड होती है तो आप ऐड हो रहे होते हैं नेक्स्ट स्लैब में। तो एक माइनर सा डिफरेंस थोड़े से टैक्स का आता था उस वक्त भी, जब हमने टैक्स क्रेडिट की बात समझी थी। उस वक्त हम इस बात को इस एंगल से समझ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट। ये मैंने एक कैलकुलेशन आपको करके उस वक्त दिखाई थी। ये एग्जैक्टली वही बात है, 100% वही बात है कि अगर हम इसे स्ट्रेट पर एग्जेम्प्ट कर देते तो एक किस्म का स्ट्रेट डिडक्शन कहलाती। हमने इसे स्ट्रेट डिडक्शन नहीं किया है। हमने कहा नहीं नहीं, अगर आपकी कोई और इनकम है तो पहले इसको ऐड करें, टोटल टैक्स निकाल लें। अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें करवा भी रहा हूं आपको। बिल्कुल ऐसी था, ये बिल्कुल वही बात हो रही है। If at least one of the member of AOP is a company, the share of such company or companies shall be excluded for the purpose of computation of the total income of the AOP, and the company or companies shall be taxed separately at the rate applicable to the companies according to their share। ये बड़ी मजेदार एप्लीकेशन है, क्योंकि आपको पता है AOP और इंडिविजुअल इनके टैक्स रेट कम है, स्लैब में चल रहे हैं। पहले 0% टैक्स रेट लगता है एक सर्टेन लिमिट तक, फिर आप 5%, फिर ऐसे ऊपर जा रहे हैं, और कंपनी के ऊपर डायरेक्टली 30% की स्लैब लग जाती है। तो कंपनीज के पास इस सारे सिनेरियो के अंदर अपना टैक्स बचाने का एक तरीका ये भी है कि कंपनी मेंबर बन जाएं किसी एओपीज में और वहां से इनकम कमा लें। इस टैक्स एवेजन को रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर एक एओपी ने 2 मिलियन प्रॉफिट कमाया है और इसमें से कंपनी का शेयर है 5 लाख रुपया, तो कहते हैं हम एओपी से 15 लाख पर टैक्स मांगा करेंगे, 20 लाख पर टैक्स नहीं मांगेंगे। एओपी कंपनी वाले शेयर पर टैक्स ना दे, ये कंपनी में जाकर हम इस पे 30% टैक्स लेंगे। जो बाकी मेंबर बचे हैं उनका टैक्स ये पे करे, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी जाके उनके हाथ में। पढ़िए दोबारा।
पढ़िए। क्लियर होगी? फिर आ गया जी, एओपी इज एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इट लॉसेस एज पर नॉर्मल प्रोसीजर। जो भी हमने सेट ऑफ के रूल्स पढ़े हैं, जो कैरी फॉरवर्ड कर। हाउएवर, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी इज नेदर एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम ऑफ इट्स मेंबर नॉर इट इज कंसिडर्ड फॉर रेट पर्पसेस। वो कहते हैं अगर आपकी एओपी से इनकम आ रही है ना, तो हम इनकम आपके इनकम में ऐड करेंगे रेट पर्पसेस के लिए, और बाद में आपको क्या दे देंगे, टैक्स क्रेडिट दे देंगे। वो कहते हैं ओके ठीक है, बिल्कुल हो गया। आप जब इनकम आ रही थी आपने ऐड की थी, इस दफा लॉस है, मेरा लॉस भी ऐड करें। तो नहीं नहीं, लॉस नहीं ऐड करेंगे। लॉस जो है वो एओपी खुद कैरी करेगी, प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मेंबर्स के हाथ में चला जाया करेगा। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, और क्या है जी? Where a change occurred in the constitution of a firm during a year, the firm income is apportioned among the member on time basis. अगर पार्टनरशिप के अंदर चेंज आई है, पहले 4 पार्टनर थे अब 5 हो गए हैं, तो कहते हैं कि यार फिर हम एओपी का जो प्रॉफिट होगा ना, जो साल का प्रॉफिट होगा, उसे टाइम अपोर्शन कर लिया करेंगे कि ये पहले 8 महीने का प्रॉफिट था, ये अगले 4 महीने का प्रॉफिट था, ये 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना था, अब 6 हो गए हैं तो 6 में होना है, या 4 हो गए हैं तो 4 में होना है। लॉजिकल बात है, बीइंग अकाउंटेंट शायद हम खुद भी ऐसे ही कर रहे होते। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न ऑफ ए फर्म फॉर एनी टैक्स ईयर रेस्ट विद द पर्सन who are member in the firm on the date the firm is required to file its tax return. Who is required to file a tax return? AOP की। वो कहता है वो मेंबर जब रिटर्न जमा करवाने की का टाइम आया, जो डेट आई, उस वक्त जो लोग मेंबर हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ AOP। तो ये कोई बात नहीं है, इसमें से कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसको हम देखकर सोचें कि यार ये बात तो अगर सर ना पढ़ाते तो फिर तो क़यामत आ जाती और हम इसको कैसे समझते। तो ये सारी वही बातें हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं। हमने एंड पर छोटी छोटी सी जो बातें बज़ाहिर देखने में आप लोगों को ज़ाहिर फील आ रही होती थी कि यार अभी ये काम रहता है या ये है या ये है, ये सारी चीज़ें असल में नॉन इम्पॉर्टेंट ही छोड़ी हुई हैं। यानी आप इस काबिल हो चुके हुए कि आप खुद भी अगर इन्हें पढ़ते तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होती। Where a firm dissolve or discontinue carrying on the business, any tax payable by the firm is recoverable from any person who was member in the firm at the time of dissolution or discontinuation of the business. Tax payable can also be recovered from the legal heirs of the deceased partner. ये 5-6 प्रोविजन हैं जो कि हम ले रहे हैं किसके तौर पर, एओपी के तौर पर। No, not only theoretical question. It could be a good 5 to 6 marks numeric question. ठीक है ना? Not only theoretical question. Actually, this could be the target question. This could be the target. क्योंकि एग्जामिनर ने जो ट्रेंड आपको दिया है उसका सारा फोकस, आप लास्ट 2 अटेम्प्ट इस संडे को जब आएंगे तो आपने अब प्रिंट ले लें, ठीक है, और वो लेकर आए, हार्ड शेप में आप लेकर आएँ, सो दैट वी कैन हाईलाइट, वी कैन कंपेयर। तो वहाँ से हमें बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो इस तरह के टॉपिक्स को भी जो बिल्कुल डेड टाइप टॉपिक थे उनके अंदर घुसकर वहाँ से बारीक सा कोई कॉन्सेप्ट पकड़ के तो उसके ऊपर भी वो बात शुरू कर देता है। अब यहाँ ऐसा सवाल ही रिक्वायर्ड होगा जो पार्टनरशिप की उन सारी बातों को, एक छोटा सा सवाल हो जैसे ये सवाल है, ये बिल्कुल इट कुड बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, लेकिन ये एओपी के तमाम एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहा है ये सवाल भी। यानी एओपी में इस वक्त हम ट्रेडिंग लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन ये तो नहीं पढ़ने के लिए आए ना, ये तो हमने बिजनेस इनकम में पढ़ ली है, ये तो बिजनेस इनकम में पढ़ ली है।
जी बैड डेट का क्या होगा, लीज एसेट्स का क्या होगा, ट्रेडिंग लाइबिलिटी का क्या होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैसे होंगे, सैलरी पे टैक्स नहीं कटा तो क्या, ये सारी बातें तो हम वहां पढ़ा है। हमने एडिशनली क्या पढ़ा है इसके अंदर, वो सारी बातें इस सवाल के अंदर डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, देखते हैं जी। मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर वजाहत, who are two lawyers, are working together as a firm in the name and style of Rizwan Wajahat Associates. During the year, the firm has earned aggregate profit of 300,000. The aforesaid profit include following deduction. फर्म ने कितना पैसा कमाया जी? 3 लाख रुपए। अच्छा जी, और डिडक्शंस क्या है? हमने रिजवान को सैलरी पे की है 1 लाख रुपया, वजाहत को सैलरी पे की है 1.5 लाख रुपया। एक्सपेंसेस ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, ये एग्जामिनर ने इशारा दिया कि भाई सेक्शन 21 में जितनी मर्जी प्रोविजन यहां ऐड कर लें वो तो नॉर्मल वे से आप लेकर चलोगे। क्लियर हो गई? अच्छा जी, पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 मेड अदरवाइज देन क्रॉस चेक, ये भी डिसअलाउ की बात आ गई। प्रॉफिट ऑन डेट टू रिजवान, फिर पार्टनर आ गया। एनी पेमेंट टू पार्टनर्स, ये तो डिसअलाउ होनी। इन एडिशन टू दैट सेक्शन 21 के डिसअलाउंसेस भी लगने हैं, बिजनेस इनकम के सारे डिसअलाउंसेस लगने हैं, बिजनेस इनकम के सारे रूल लगने हैं। इन एडिशन टू दैट ये 3 चीजें भी डिसअलाउ होनी। ठीक होगी बात जी? नाउ बोथ पार्टनर हैव इक्वल शेयर इन द फर्म। मिस्टर रिजवान हैज नो अदर इनकम। Wajahat is also running a business of printing and advertising services. He earned profit 1,50,000 from the said business. उसने देखिए सारी प्रोविजन, एक पार्टनर को उसने कह दिया कोई इनकम नहीं है ताकि प्रोविजन भी चेक हो जाए, एक पार्टनर को कह दिया उसकी कोई इनकम है ताकि ये प्रोविजन भी चेक हो जाए। तो जो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर एओपी हैं वो ऑल इस सवाल के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है ना, ऑल इंक्रीमेंटल इफेक्ट्स आर बीइंग डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। तो जी करना क्या है, सबसे पहले वही बिल्कुल 100% सेम सवाल चलेगा। कैसे? जैसे आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल चलता था, इनकम फ्रॉम बिजनेस का जैसे सवाल चलता था, सेम 100% वही कंप्यूटेशन पहले आप करेंगे। प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, कितना अकाउंट पे प्रॉफिट था जी? 3 लाख रुपया। एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, पार्टनर सैलरी सबसे पहले इनएडमिसिबल, दोनों की सैलरीज को ऐड कर दिया, 2.5 लाख रुपया पार्टनर की सैलरी थी। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स, बिजनेस इनकम का रूल तो लगेगा 40 लाख। पेमेंट अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विद इन 2,50,000, जो अमाउंट दी गई है वो 2.5 लाख से नीचे है, 2.5 लाख तक की तो लिमिट है ना हमारे पास, दैट्स वाई डिसअलाउ नहीं हुआ। प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट टू पार्टनर, एनी कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन, प्रॉफिट ऑन डेट, सैलरी, रिन्यूमरेशन और आगे लिखा वट एवर द नेम इट इज कॉल्ड, वो भी डिसअलाउ। अच्छा, कोई टैक्स डेप्रिसिएशन कोई इस तरह की बात नहीं थी, हालांकि आने को वो भी कोई ऐड हो सकती है, लेकिन जाहिर है जब आप प्रिसाइज करके एक टॉपिक पे सवाल बना रहे होते हैं फिर उनकी जरूरत होती भी नहीं है। ये सब कुछ ऐड हुआ, इसका मतलब है फर्म का प्रॉफिट हो गया 6,40,000। अब रूल क्या कहता है? फर्म अपना टैक्स खुद पे करे, फर्म अपना टैक्स खुद पे करे। हम वही इंडिविजुअल एंड एओपी की उसके अंदर चले गए और वहां से हमने जनाब टैक्स कैलकुलेट कर दिया 1,40,000, सॉरी 14,000, 14,000 माइनस हो गया 6,26,000 रुपया फर्म का प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स, और ये बिफोर टैक्स। अब यहां भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एओपी का है जिसको एफबीआर ने अपने किसी उसमें क्लैरिफाई भी किया। एफबीआर का एक सर्कुलर यहां बल्कि आई कैप ने शायद उसको लिखा भी है, ये की पॉइंट ऑफ
AOP. Any profit on debt, brokerage, commission, salary or other remuneration paid by association of person to a member of association is not allowed as an expense. एक तो ये एडिशनल प्रोविजन थी जो अप्लाई हो रही थी. FBR has clarified, इसको हाईलाइट करें. FBR has clarified that it is the profit before tax that will be included in taxable income of the member for rate purposes. जी नहीं, इधर नहीं देने, जो इसके बाद क्लास है उसमें देने जी, क्लास में देने. कितनी सेट हो गए? 130 हो गए. वो क्लास में लेके आए. अच्छा जी, बात क्लियर होगी जी. ये बड़ी अहम बात है. वो कह रहा है कि प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स. तो पता चला बिफोर टैक्स. और ये एफबीआर ने क्लैरिफाई भी किया. शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी इज नेदर एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम ऑफ इट्स मेंबर नॉर इट इज कंसिडर्ड फॉर rate purposes. If an AOP has any income that fall under final tax regime, then members' share from such income shall not be added in taxable income of the member. Actually smart learning. स्मार्ट लर्निंग. आप देखें ICAP ने पूरे AOP को इन 4 लाइनों में समो दिया. ठीक है. अगर एओपी ऐसा बिजनेस कर रही है जो सारा एफटीआर में चला गया है, तो फिर मेंबर को भी इसकी इनकम को दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है जी. इफ एन एओपी हैज एनी इनकम दैट फॉल अंडर फाइनल टैक्स regime, द मेंबर शेयर फ्रॉम सच इनकम शैल नॉट बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द मेंबर. क्या मतलब हुआ? बस हमारी एक एओपी है, हमारी एक एओपी है जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वो वाली एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी इनकम एफटीआर में है, फाइनल टैक्स रिजीम. हमने जमा करा दी, अब प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. अभी हम कह रहे थे कि अगर मेंबर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और अगर मेंबर की और इनकम है, हैविंग अदर इनकम, अब यहां अदर इनकम से मुराद हेड ऑफ इनकम नहीं है, कोई और इनकम है, तो इसमें हम शेयर को ऐड करते थे. वो कहता है लेकिन एफटीआर का शेयर ऐड नहीं करना. एफटीआर बस फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम हो गया हुआ है, वो शेयर आपने ऐड नहीं करना, भले आपकी दूसरी इनकम हो भी सही. और अगर नो इनकम है तो फिर तो कोई भी शेयर ऐड नहीं करना था. अब देखिए, उसने सिर्फ ये 4 पॉइंट में उसने सारी बात बता दी है जो कि बाकी सब लोग हम 4-4 सफ़ों के ऊपर कर रहे होंगे. और इस वजह से एओपी के अंदर आकर हमने आईकैप की बुक को ओपन कर लिया कि यार ये काम जहां अच्छा हुआ है हमें वहीं से इसको ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. अच्छा जी, नाउ क्या हुआ जी? एओपी की इनकम कितनी थी एज पर अकाउंट्स? 3 लाख रुपया. हमने इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस इसके अंदर एंटरटेन कर दिए. इनकम पहुंच गई कहां पर? 6 लाख. अब ये बात डिस्कस हो रही थी कि 6,40,000 जाएगी पार्टनर के पास या 6,26,000 जाएगी. तो अभी हम एफबीआर की क्लैरिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि वो कहता है 6,40,000 डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ठीक होगी ना बात? अब हम एक एडिशनल कैलकुलेशन पढ़ने लगे हैं जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी हुई. वो जो मैंने कहा था कि 2 पॉइंट सिर्फ सीखने हैं, अब वो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं. वो दूसरा पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ शेयर. ये एक कैलकुलेशन है जो आपको यहां इस टॉपिक से सीखनी है. क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. पार्टनर के दरमियान में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी? वो कहता है सबसे पहला काम आप करेंगे कि आपके पास जो डिडक्शन हमने डिसअलाउ की हैं ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनर शेयर, कौन कौन सी थी? ब्रोकरेज, कमीशन, प्रॉफिट ऑन डेट, सैलरी, रिन्यूमरेशन, जो भी थी वो जिसकी जितनी थी वो लिख दें सबसे पहले.
सैलरीज पेड टू पार्टनर, प्रॉफिट ऑन डेट। हमारे सवाल में ये दो चीजें आ रही थी, ये जितनी जितनी एज पर पार्टनरशिप हमने पे की है ना वो लिख दें। रिजवान को सैलरी दी थी हमने कितनी, वजाहत को 1.5 लाख, टोटल हो गई। रिजवान को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, डेट दिया था, और इससे पैसे नहीं लिए हुए थे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। लेट्स अज्यूम कोई और चीज होती है, हम वो भी लिख देते हैं और टोटल के कॉलम में लाते जाते हैं। फिर हमने क्या किया, टोटल के कॉलम में ये अमाउंट लेकर आए हैं ऊपर वाली कैलकुलेशन से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कहां से आया है, मेन आंसर से आया है। ठीक है, कहां से आया ये, मेन आंसर से। ये पहले लिख लेना हमने। फिर हमने जो डिसअलाउंस ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हुए हैं वो लिए हैं। जो बिजनेस इनकम के डिसअलाउंसेस हैं उसका जिक्र नहीं हो रहा है। जो पार्टनर को जो चीज गई थी इस ग्राउंड पे जो कुछ डिसअलाउंस हुआ है वो हमने यहां लिया है। जो बाकी सेक्शन 21 की डिसअलाउंसेस थे उनका कोई जिक्र नहीं है। पार्टनरशिप ये कह रही थी कि दोनों पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की। ये 3,40,000 इज अ बैलेंसिंग फिगर। ये हमें क्वेश्चन से मिली है, ये हमने अपने डिसअलाउंसेस से उठाई है फिगर। ये फिगर हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की है। टोटल प्रॉफिट 6,40,000 था ना, उसमें से माइनस कर दिया 2.5 लाख और 50,000। इसका मतलब ये है टैक्स क्या एज्यूम कर रहा है, जरा तवज्जो करें। टैक्स एज्यूम कर रहा है कि ये जो 6,40,000 का प्रॉफिट था ना आपका, इसमें से सैलरी पे हो गई है, इसमें से पार्टनर को सारी चीजें गई हैं। यानी अगर मैं इसे एज ए टैक्स कंसल्टेंट इंटरप्रेट ना करूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी करूं, तो टैक्स ने क्या किया है, टैक्स ने इसको ड्राइंग तस्वुर कर लिया। ये सैलरी भी ड्राइंग बन गई है, ये प्रॉफिट ऑन डेट भी ड्राइंग बन गया। तो ड्राइंग पार्टनर के अपने अकाउंट में चली जाती है। बाकी बच गया 3 लाख। वो कहता है ये इक्वल पार्टनर है, इन दोनों को आधे आधे पैसे बांट दिए। लिखें, कैलकुलेटर पकड़े। लिखें 6,40,000 माइनस 250 माइनस 50,000 इक्वल का बटन प्रेस करें। ठीक है ना, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये बच गया ना, 6,40,000 में से 2.5 लाख चले गए सैलरीज के नाम पर, 50,000 चले गए प्रॉफिट ऑन डेट के नाम पर, बाकी बच गया 3,40,000। लॉ कहता है ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है एज पर टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और जो पिछले वाला प्रॉफिट था वो तो आपने सैलरीज खुद ही तय की हुई थी। 50-50 के पार्टनर थे, दोनों को 50-50 डाल दिया। इसका मतलब है वो जो हम ये कह रहे थे कि जो पार्टनर्स शेयर होगा वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर अगर उनकी कोई और इनकम आ रही होगी, तो व्हाट विल बी दैट शेयर। तो रिजवान का शेयर बन गया 3,20,000 और वजाहत का शेयर बन गया 3,20,000। जी अच्छा, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। ये बड़ा इसी से वो बात भी समझें कि बाद दफा बच्चे सवाल से कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात याद रखें, ये सबसे मोस्ट स्टूपिड मैनर हो सकता है किसी चीज को लर्न करने का, कि आप कोई न्यूमेरिक सॉल्व करके और सोचें कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अभी मैं आपको समझाता हूं। अगर ऐसे ही आप अज्यूम कर लेते और इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करते, ये दानिस्ता बड़ा अच्छा ट्रिकी सवाल बना हुआ है। दोनों कितने कितने के पार्टनर हैं, 50-50 के। तो एक सवाल पैदा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये सारी कहानी क्यों की गई है, 6,40,000 दोनों को 50-50 दे दें। 6,40,000 का 50% यहां डाल दें, 50% यहां डाल दें, तो ये सारी कहानी पिछली क्या थी फिर। ये इसलिए ऐसे आपको लग रहा है बिकॉज अब आप सवाल से कॉन्सेप्ट, आंसर से कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हो। नो,
ये तो कोइंसिडेंस है कि बराबर आ गई ये फिगर, ये कभी भी बराबर नहीं आएगी। ये तो कोइंसिडेंस है कि हमने ये जो शेयर था ये बराबर था, इसका ये 1.5 लाख था और इसका ये 1.5 लाख था, ऐसे इस वजह से हो गया, हैविंग नो रिलेशन। वरना हम ये सारा क्यों सिखा रहे होते आपको? हम ये सिखा रहे हैं कि ये फिगर कहां से आ रही है, ये सीखनी पड़ रही है हमें। अदरवाइज तो सीधा के यार आधा आधा था तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसीलिए सवाल से कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं लर्न किए जा सकते, कॉन्सेप्ट से सवाल लर्न किया जा सकता है। तो आप उधर से आ रहे होंगे, ये दानिस्ता एग्जामिनर ने सवाल इस तरह बनाया हुआ है कि ये दोनों चीजें बराबर आ गई हैं। क्वेश्चन है कि आपने इस तरह 314 समझ आ गया, अब ये जो 170 है 1,70,000, ये आप इनका मतलब ये प्रॉफिट का शेयर है, क्योंकि प्रॉफिट में इक्वली थे। ये सैलरी का शेयर है, ये इंटरेस्ट का शेयर है। लॉ कहता है हम सबको यही एज्यूम करेंगे कि ये इनकम फ्रॉम एओपी है। ये तो आप खुद को ही सैलरियां दे रहे हैं, हम इसको तो नहीं मानेंगे ना। ये बात क्लियर हो गई जी? इसीलिए वो हमने पहले निकाल दी ना। नहीं, सैलरी किसको दे दिया है? तो पार्टनर के, फर्म और पार्टनर तो एक ही चीज है ना, फिर तो फर्म में ही पैसे हुए ना। इसका मतलब ये हुआ ना, ये लॉ ये कहना चाहता है कि अगर ऐसे सैलरीज और एक्सपेंसेस अलाउ कर दें तो हम जब खुद ही पार्टनर हैं, हम अपनी सैलरीज अपने बेनिफिट वहां ले जाएंगे कि फर्म का प्रॉफिट हमेशा क्या आया करे? जीरो आया करे। टैक्स सेविंग का सबसे आसान हल तो ये होगा ना, हम अपनी सैलरीज बढ़ा दें, अपनी रेन्यूमरेशन बढ़ा दें, अपने बाकी बेनिफिट बढ़ा दें, ताकि फर्म में प्रॉफिट आया ही ना करे। इसलिए लॉ ने उसको सिरे से वहीं से पकड़ा, उसने कहा नहीं नहीं भाई, इसको तो बात एक तरफ कर दो ना, पार्टनर को आप कैसे सैलरी दे सकते हो? एक्चुअली फर्म का टैक्स पार्टनर ही का टैक्स है। इसे इस तरह बोलें, जो फर्म टैक्स पे कर रही है वो एक्चुअली पार्टनर ही का टैक्स पे कर रही है। लेकिन अब जरा इस बात को समझे, जो बच्चे बिजनेस लॉ वगैरह भी पढ़ रहे हैं, सी लॉ पढ़ लिया है या पढ़ेंगे आप आगे जाके, इनकम टैक्स ने एओपी को सेपरेट पर्सन रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर सुने मैं क्या कर रहा हूं, इनकम टैक्स ने एओपी को सेपरेट पर्सन रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसका टैक्स अलग निकाल दिया। वेयर एज लॉ ऑफ द लैंड, जो बाकी लॉ है, वो एओपी को सेपरेट नहीं। एओपी के पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। टैक्सेशन पर्पसेस के लिए हमने इसको सेपरेट ट्रीट कर लिया, लेकिन साथ ही क्योंकि हम सिर्फ टैक्सेशन पर्पसेस के लिए बात कर, साथ ही हमें ख्याल आया क्या डबल टैक्सेशन ना हो जाए। अच्छा, कंपनी को हमने सेपरेट पर्सन ट्रीट किया, सही मानों में किया, लॉ ने भी किया। अब वो कहते हैं डबल टैक्सेशन हो रही है, होती रहे, दो लोग ही दो हैं तो दो ही टैक्स पे करेंगे। कंपनी अपना टैक्स खुद पे करती है, उसी टैक्स में से जब मुझे डिविडेंड आता है मुझे फिर दोबारा अपना टैक्स पे करना पड़ता है। एक ही इनकम पर 2 दफा टैक्स लगता है, कहीं कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। लॉ का स्टांस क्या है कि जाहिर है 2 लोग हैं तो 2 दफा ही टैक्स लगेगा ना। कंपनी ने अपना टैक्स पे किया है, आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं। एओपी में हमें ये बेनिफिट दे रहा है लॉ बेसिकली कि एओपी को उसने सेपरेट पर्सन बनाया है, लेकिन रियल सेंस में नहीं बनाया। वरना होना क्या चाहिए था, एओपी अपना टैक्स पे करती, 14,000 वहां भी पे होता और ये दोनों लोग अपना अपना टैक्स दोबारा पे करते। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है, एओपी उस तरह का तो सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है ना। उन्होंने कहा जी एओपी से हमने टैक्स ले लिया बस, ओके। अब क्या हुआ, अब रिजवान के पास आ गए 3,20,000, वजाहत के पास भी आ गए 3,20,000, और मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता था 50-50, ये गलत नजर आ रहा है हमें यहां पर, ड्यू टू दिस कि वो जो फर्म से ड्रॉ किया है वो दोनों ने बराबर ड्रॉ किया है, इस वजह से ऐसे नजर आ रहा है। ये फिगर बराबर होने की वजह से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, अदरवाइज इसका सेम होना बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही आएगी, पहले ये काम करेंगे, फिर ये बैलेंसिंग में निकालेंगे, इसको पोर्शन करेंगे, इसको हाफ करेंगे जी एग्जैक्टली 340 है, देखें 170 ये हाफ करेंगे, इसको हाफ नहीं करेंगे। ये कोइंसिडेंस है, ये इसका टोटल आ रहा है, ये इसका हाफ नहीं आ रहा। ये बात समझ आ गई है?
ओके जी, आगे चलिए। अब क्या हुआ, दो पार्टनर थे। एक था मिस्टर रिजवान, जिसके बारे में कहा गया था मिस्टर रिजवान हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ये और कुछ नहीं करता, देयरफॉर हिज इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स फर्दर। इसने कोई रिटर्न नहीं जमा करानी, कुछ नहीं करना, इसने कोई टैक्स नहीं पे करना। इसको कितने पैसे मिले? 3,20,000, ठीक है, कोई टैक्स नहीं पे करना। वैसे भी बीटीएल हो गया ये, 4 लाख से नीचे होगा। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वजाहत, शेयर ऑफ एओपी 3,20,000, अदर इनकम 1.5 लाख, कहां चले गए? 4,70,000। 4 लाख क्रॉस हो गया, इस पर टैक्स कैलकुलेट किया, रेट लगाया 3,500। लेकिन इस 3,500 अगर गवर्नमेंट इससे टैक्स मांगती तो फिर तो डबल टैक्सेशन हो जाती। पहले इसने इस इनकम पर एओपी में टैक्स पे किया है, यही इनकम दोबारा यहां भी शामिल हो रही है। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अब क्या करें, इसके साथ एवरेज रेट निकालें। 3,05,000 तकसीम 4,70,000, ये आ गया एवरेज रेट, ठीक है, ये आ गया एवरेज रेट मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां दो बातें जरा समझनी है, यहां की कैलकुलेशन से भी दो बातें समझ लें। हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं इस वक्त मैथमेटिकली। एक ये कि टैक्स क्रेडिट कितना देना है, और एक ये कि टैक्स पे कितना करना है। अगर आप टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस एवरेज रेट को पकड़े कैलकुलेटर, इस एवरेज रेट को मल्टीप्लाई करें इस अमाउंट से, 3,20,000 से, -1120, ये ओनली 112 और कोई 10-12-15 यार कोई अक्लमंद आदमी कैलकुलेशन करे ना। 2,383, ये क्रेडिट आ गया, ये माइनस हो गया इसमें से। ऐसे ही करते थे ना टैक्स क्रेडिट, इसमें से ये माइनस कर दें तो बाकी ये बच जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या था, एवरेज रेट को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो पेएबल अमाउंट ही निकल आती डायरेक्ट। ये तो एक मैथमेटिकल बात हो रही। उसने क्या किया है, कान को उधर से पकड़ के दिखा दिया ताकि बच्चा बेचारा बाद में परेशान होता रहे कि ये क्या हो गया। आई कैप है ना कहीं तो फिर असरात आने हैं, लोगों के असरात कहीं ना कहीं तो आते ही है ना। इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा संडे वाली क्लास में, ठीक है, मार्च 2020 का। ओके, बल्कि ये तो खुद ही हो जाना है, हमने ये पेपर दो हमने इन्हीं को ही करना है ना, ऑटो हो जाएगा इसके अंदर। ये बात क्लियर हो गई जी। यहां पर हम ये कह रहे हैं ये टोटल टैक्स बना था, अब आपके पास टैक्स क्रेडिट की मदद से या पेएबल निकालने या क्रेडिट निकालने। एवरेज रेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रेडिट निकल आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, ये सीखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा क्रेडिट ही निकालिए, आप हमेशा क्रेडिट ही, जैसे हम पूरा लॉ पढ़ते हुए आए हैं, जैसे हम चलते हैं, आप इससे क्रेडिट निकालें 2383 और वो माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब जरा गौर करें, अगर 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 ये रूल ना होता तो वजाहत की भी जान छूट जानी थी, क्योंकि इसकी जो दूसरी इनकम थी वो 1,50,000 थी, वो बिलो टैक्सेबल थी। लेकिन लॉ ने कहा कि नहीं, अगर आपकी कोई इनकम है तो हम एओपी को पहले आपकी इनकम में ऐड करेंगे, और इसको कहते हैं फॉर रेट पर्पजेस, ऐड करेंगे फॉर रेट पर्पजेस। जब ऐड किया तो आप बीटीएल से ऊपर चले गए, बिलो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर चले गए, जैसे आप ऊपर गए आपके ऊपर टैक्स लग गया। फिर लॉ ने कहा कि नहीं नहीं यार, हम आपसे टैक्स लेना नहीं चाह रहे, हम आपको वापस कर देते हैं, तो फिर उन्होंने एवरेज रेट के ऊपर आपको क्रेडिट दे दिया। ये सारी जगह पर हम डोनेशन में सब जगह जहां भी टैक्स क्रेडिट ले रहे थे यही हमारा डिस्कशन थी, तो लॉ ने आपको फिर वापस कर दिया टैक्स। लॉ को क्या फायदा हुआ, 1117 रुपए का फायदा हुआ इस सारी एक्टिविटी से। मार्जिनल एक बेनिफिट हो गया, स्लैब हायर लगने की वजह से एक बेनिफिट आ गया। सर ये जो एंड वाले जो दो स्टेप्स है ना टोटल के नीचे, ये एक 5% वाली बात को जरा प्लीज दोबारा बता दें।
क्या मतलब 5% वाली बात को क्या? जो आपने इसका 5% लिया, ये वाला जो सेकंड लास्ट स्टेप है 500 टैक्स रेट लगाया स्लैब में जाके भाई, और कुछ भी नहीं किया हमने। टैक्स स्लैब तो अब हम बूढ़े हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो आती है 470,000 के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, पहले 4 लाख को माइनस करो ना, एक्सीडिंग पर नहीं लगता आप लगता है एक्सीडिंग भी। तो एक्सीडिंग माइनस करने से ही आएगी ना, उसमें से 4 लाख माइनस कर दिए, लिखो कैलकुलेटर पे 4,70,000 माइनस 4 लाख, जी 70,000। हाँ तो उसके ऊपर 5% ले लो। अच्छा जी, इसी का तो लालच कर रहे हैं हम, इसी को तो कह रहे हैं कि हम लालच, गवर्नमेंट ने एक लालच किया और खुद को शो भी कर दिया कि यार मैंने टैक्स नहीं लिया आपसे। और उस वक्त हमने जब डायरेक्ट डिडक्शन और ये बातें, उन लेक्चर में बहुत तफसील से हमने रिकंसिलिएशन बना बना के बातें की हुई हैं कि ये ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट को मार्जिनली थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है। और उसकी रीज़न क्या है, हमें क्रेडिट मिल रहा है एवरेज रेट पर, जबकि टैक्स चार्ज हुआ है जो एडिशनली वो आखिरी स्लैब का हुआ है। मसलन आपका एवरेज रेट निकला 11% और जो अमाउंट ऐड किया उसकी वजह से आपको टैक्स लगा 18%, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 1117 रुपए में। ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट टैक्स लेने बैठी है तो अपना ही सोचेगी ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने सारे को क्लब करके इधर किया। गवर्नमेंट इस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट करना चाहती है, आपकी सैलरी नहीं है ये। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर मैं इसे एज एन अकाउंटेंट एक्सप्लेन करूं तो गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि ये सब आपकी ड्राइंग्स थी, ये इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, ठीक है ना। यही बात है इसकी असल जो कहानी है। जी जी, अगर 7 लाख भी होती और इसकी कोई और इनकम ना होती तो इसने कोई टैक्स नहीं पे करना था, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि अगर एओपी के पार्टनर की कोई और इनकम नहीं है फिर ये इनकम एग्जेम्प्ट है, फिर ये जितनी भी इनकम है एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई और इनकम है फिर ये एक दफा इसकी एग्जेम्पशन विदड्रॉ कर ली, ये ऐड होगी और फिर इस पर क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है जी सारी की सारी, इसको लेकर यहां तक चलते हैं। अच्छा, अब हमारा करने वाला काम एक रह गया, सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट रह गया, ठीक है। और एग्जाम्शन वाले में से भी अगर गो थ्रू करना होगा तो कोई आधे घंटे का काम वो है, लेकिन एग्जाम्शन वाले में से आप खुद भी गो थ्रू करके आए एक मरतबा, ठीक है। हाँ एथिक्स रहते हैं, एथिक्स वाला चैप्टर रहता है, एथिक्स वाला चैप्टर रहता है। अच्छा ओके, बस इतना ही है, एओपी इतना ही है बस, कुछ नहीं करना उसमें, और कोई चीज नहीं है करना। ये इसको घर जाके इसकी थ्योरी शुरू से पढ़ें? हाँ पढ़ें, किसने मना किया, ऑब्वियसली। अच्छा जी, एथिक्स रह गया, एक दिन हमें चाहिए उस चैप्टर के लिए। ओके ठीक हो गया। इसका मतलब है अब आप ऐसा करें, कल ना आए, कल क्लास में ना आए, परसों आए, ठीक है। परसों हमारा एथिक्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा अगर उसके साथ ही वेल्थ स्टेटमेंट हो गया तो ठीक है, वरना वेल्थ स्टेटमेंट हम संडे वाली क्लास में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। बिकॉज अब आप मुझे नहीं पता बाकी के सब्जेक्ट्स में आप कब तक आना चाह रहे हैं। कई बच्चे मेरे पास इंडिविजुअली भी आ रहे हैं पूछने के लिए। मेरी राय हमेशा यही होती है कि जैसे ही आखिरी मंथ शुरू हुआ यकम आपको घर बैठ जाना चाहिए। इवन अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा टॉपिक रहता भी है तब भी घर बैठ जाना चाहिए और उसे घर बैठ के कर लेना चाहिए। या आपको तो राइज सारे लेक्चर्स इन द शेप ऑफ यूट्यूब भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको। ये जो टाइम ज़ाया हो रहा है ना, सुबह उठे हैं, तैयार हुए हैं, आगे हैं, ये 1 महीना एतकाफ़ करने का महीना है, ठीक है ना। इसमें आपको एतकाफ़ ही करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम अपने घर पे बैठेंगे तो आप चीज़ें कवर करेंगे। कुछ भी हम आपको लॉजिक दे रहे हैं, कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं, अगर आप गौर करें मेरी फिलॉसफी में, अगर किसी बच्चे ने ये 30 डेज घर बैठकर रिवीजन पे लगा दिए, इन एनी केस अल्लाह ने चाहा वो बच्चा पास हो जाएगा।
हत्या कि उसकी कहीं कमी कोताही है भी, वो भी निकल जाएगी, क्योंकि 50 मार्क्स लेने हैं ना, 100 तो लेने नहीं है। होता क्या है, अगर आप गौर करें इवन जनवरी के मंथ में अगर आप रियलिस्टिक एनालिसिस करें अपनी स्टडी का, तो जनवरी का पूरा महीना आपने कॉलेज को डोनेट किया हुआ था। टीचर्स ने एक्स्ट्रा क्लासेस रख के आप सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कॉलेज में ही बैठे हैं। एक्चुअली दिस इज द बैड प्लानिंग ऑफ योर कोर्स। वो महीने जहां बच्चे ने पढ़ना है वो सारा तो आपने उसका सारा दिन कॉलेज में गुजरवा दिया। अगर यही काम आप उसी तरह ही चल रहे होते, उसी स्ट्रीमलाइन से चल रहे होते, हमने अभी तक इस सारे काम के अंदर एक संडे लगाया, ठीक है, आप उसी स्पीड पर चल रहे हो और आप घर जाकर पढ़ सकते हो। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि बस बाद में मैं बैठ जाऊंगा, बस फिलहाल मैं लेक्चर ले रहा हूं, लेक्चर लेने से क्या होगा? लेक्चर लेने से तो कोई बंदा पास नहीं हो सकता, जैसे किताबें खरीदने से कोई बंदा पास नहीं हो सकता। अगर किताबें खरीदने से बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता तो वहीद बुक डिपो वाला सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा किताबें वो खरीदते हैं, ठीक है ना। तो जैसे किताबें खरीदने से इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, पास नहीं हो सकता, ऐसे क्लास में ये आकर मेरे लेक्चर आप सुनते रहें 500 दफा सुनते रहें। प्रॉब्लम तो ये आप घर जाके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और अगर आप अब भी इसी उस पे रहेंगे कि नहीं हम आ रहे हैं जी, हम फिजिकली आ रहे हैं जी, हमने फिजिकल, ओ यार थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करें। ओ सर मजा नहीं आता ना यूट्यूब में, भाड़ में गया मजा, इस वक्त बैठ के पढ़ाई करें अपनी। आप जरा गौर करें, आप सुबह घर से निकले हैं, अब 8 बजे अगर आपने क्लास लिया या 7 बजे कुछ बच्चों ने क्लास ली है, वो घर से कब निकले थे और वो घर कब पहुंचेंगे, रात को कब पढ़ेंगे आप जाकर? उसूली तौर पर आपको इमीडिएटली सब कुछ वाइंड अप करके घर बैठ जाना चाहिए। कोई 19-20 कोई बात है, कोई चीज है, कोई यूट्यूब से हो जाएगा, कोई दोस्त से हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, लेक्चर आपको कॉलेज घर पे ही प्रोवाइड कर रहा है, उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, निकलने के लिए टाइम ज़ाया हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, फिर एक इंसानी फिलॉसफी, घर जाते हैं लगता है मैं बहुत थक गया हूँ यार, मैं सर, और यकीनन थक भी गए। ये एतकाफ का महीना है, इसमें एतकाफ करें। वैसे अगर सच पूछो ना, करते तो सही है कि तुमने मेरा जीना 2 बार किया हुआ था, करते मैं नहीं जीते। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पास होना चाहते हैं, जो कि यकीनन मुझे लगता है कि आपकी ख्वाहिश है कि आप पास होना चाहते हैं, तो फिर घर में बैठ जाएं और जो पढ़ा है उसको संभालने की कोशिश करें। उन चीज़ों के पीछे मत भागें जिनके, अगर आपने ये 10 दिन 15 दिन और गुजार लिए, बस आप 10 फरवरी तक आ गए जी, तो पीछे क्या टाइम बचा आपका? रिवीजन का तो कोई टाइम नहीं। आइडियली यकीन जाने, मतलब ये जाहिर है सब हर बंदे की एक अपनी राय है। मेरे नज़दीक यकम जो आखिरी महीना आता है, जैसे अब ये फेब है, कॉलेज की तरफ से बैन होना चाहिए कि यकम फेब को क्लास नहीं होगी, इससे पहले हर टीचर बाउंड है कोर्स खत्म कराने का, ठीक है ना। हर टीचर को बाउंडिंग करनी चाहिए, किसी भी अच्छे इदारे को ऐसे काम करना चाहिए। आखिरी 30 डेज में नॉट इवन सिंगल क्लास नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चा बैठ के पढ़ सके। भाई टीचर थोड़ा सा अपनी पेस को मेंटेन करके चलें, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलें, टीचर को प्लान करना चाहिए अपने लेक्चर को। एक बड़ी रीज़न आपके फेलियर की आपकी एडिशनल क्लासेस हैं, ये मेरी राय है, इससे सब लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, स्टूडेंट इख्तलाफ कर सकते हैं, टीचर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही है कि फेलियर की एक बड़ी रीज़न एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो बच्चे का स्टडी के साथ फोकस क्रिएट ही नहीं होने देती। मेरी राय है, कोई इख्तलाफ कर सकता है इससे। जी, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आप ये समझ रहे हैं कि जैसे कोई मूवी देखकर हम पास हो जाए। भाई आप घर तो जितना कुछ आप पिछले 1 महीने में पढ़कर जा रहे हैं, क्या वो रोजाना आप घर जाके पढ़ सकते थे? टेक्निकली पढ़ ही नहीं सकते थे। तो हु इज द रीजन ऑफ योर फेलियर? एक्स्ट्रा क्लासेस इज द रीजन ऑफ योर फेलियर। सारा स्टडी का प्लान बेड़ा गर्क, बिकॉज आप स्मार्ट वर्किंग नहीं करवा रहे हैं, आप स्मार्ट वर्किंग नहीं कर रहे हैं। आई क्या आपने देखें, एक छोटी सी चीज लिखी है, जाके उसने सारे को उठा के उसने 20 मिनट में काम खत्म हो गया। एक्चुअली हम सबको रीडिजाइन करना चाहिए, अपने कोर्स को रीडिजाइन करना चाहिए, अपने लेक्चर्स को, ताकि बच्चा इस 1-1.5 महीने में
आखिरी मतलब आखिरी 30 डेज बिल्कुल कॉलेज को अलाउ नहीं करना चाहिए, नॉट इवन सिंगल क्लास नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में प्रेप लीव का कॉन्सेप्ट क्या है? यही कॉन्सेप्ट है कि आप घर बैठें और तैयारी करें, और आखिरी 15 दिन में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होने देना चाहिए। इससे पहले पहले लोड डाल दें टीचर ने जो भी डालना है। यानी आप अज्यूम करें कि अगर 15 जनवरी के बाद आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास ना होती तो आज आपकी तैयारी का लेवल इससे कहीं बेहतर होता जहां आप इस वक्त खड़े हुए। आप अज्यूम कर रहे हैं कि कोर्स खत्म हो रहा है, ये कोर्स तो उस टीचर का खत्म हो रहा है जो व्हाइट बोर्ड पे लिखी जा रहा है, आपका तो खत्म नहीं हो रहा है। आप तो बेवकूफों की तरह नीचे बैठे हैं और देखी जा रहे हैं। आपका क्या कोर्स खत्म हो रहा है भाई? आपका तो कोई कोर्स नहीं खत्म हो रहा। नहीं, बगावत ना कर दें, एज अर्ली एज पॉसिबल घर बैठ जाएं, एज अर्ली एज पॉसिबल घर बैठ जाएं। मैं तो इसे हमेशा कहा करता हूं कि ये इत्काफ का महीना है, इत्काफ में ही बैठने का सवाब मिलेगा। ठीक है, घर पे बैठे, इत्काफ पे बैठे, मैक्सिमम काम वहां पे करें। ठीक है, और इसी नजरिए में अगर आप चाहें तो मैं आपको जो इस संडे को आपकी क्लास होगी, जो कुछ रहता है सारा उसी दिन कंप्लीट करवा दूंगा। आप मेरी क्लास को इमीडिएटली ऑफ करना चाहते हैं, यहीं ऑफ कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं संडे वाली क्लास में सब कुछ करवा दूंगा आपको। आप संडे को आए भाई, जो कुछ पढ़ लिया है, यकीन जाने जो कुछ रहता है इनमें से कोई एक लफ्ज भी ना पढ़ा हमने, और जो कुछ पढ़ा है उसको काबू कर लिया, आप पास हो जाओगे। बिकॉज जितना कुछ अब हमने बाकी का पढ़ना है, इसमें से मैक्सिमम 5 मार्क्स का पेपर आ सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 0 का है। इन 5 मार्क्स के लिए जो 95 मार्क्स की हमने तैयारी की हुई है, हम उसको सेक्रीफाइस करके बैठे हुए। आप लेट नाइट नहीं पढ़ सकते बिकॉज सुबह जल्दी क्लास है, शाम 6 बजे तक आप कॉलेज में बैठे हैं तो 7 बजे घर पहुंचे हैं। भाई कोई टीचर, कोई बंदा मुझे जरा कैलकुलेशन करके तो दिखाए कि बच्चा कैसे मैनेज करेगा। मैनेज हो ही नहीं सकता ऐसे। तो ये तो ऐसे मैनेज नहीं हो सकती बातें। इसलिए भाई घर बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं। संडे की क्लास हमारी फिर उसी तरह 8 बजे होगी इंशाल्लाह। 8 से ऑनवर्ड हम चलेंगे, हम अपना सारा कुछ आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, संडे को सुबह 8 बजे, दरमियान में छुट्टी, संडे को सुबह 8 बजे। और मेरी कोई क्लास नहीं है, बाकी टीचर की तो होगी जाहिर है, जो जैसे जिस टीचर की फिलॉसफी है। मैं तो बार बार इसके साथ वो लगा रहा हूं कि भाई ये मेरी राय है, और 20 साल का मेरा तजर्बा बताता है कि अगर किसी बच्चे ने आखिरी 1 महीना घर बैठ के रिवीजन कर ली है, वो पास हो गया। और अगर आप भागे फिर रहे हैं चीज़ों के पीछे ही, तो फिर हो सकता है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता। ये टीचर टू टीचर वेरी कर सकती है। हो सकता है मेरे ही दूसरे टीचर नवीद अंसारी साहब इस पे बिलीव ना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, बच्चे को एंड तक हम एंगेज रखेंगे। मेरा मानना यह है कि बच्चा, सीए का बच्चा खुद थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, पूरा सेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कम से कम आखिरी 1.5 महीना वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है। उस 1.5 महीने में आप उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं देते। आप पिछला 1.5 महीना देख लें, आपके पास घर पे पढ़ने का कितना टाइम था। जब आपके पास घर पे पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो मेरे इस लेक्चर के सुनने से आप पास नहीं हो सकते। अब ये बैलेंस आपने क्रिएट करना है कि यार इस वक्त मैं कुछ सुन लूं या जो सुना हुआ है उसको देख लूं, ये अब आपको डिसाइड करना है। संडे को मुलाकात होगी जी सुबह 8 बजे इंशाल्लाह, कोई तकरीबन 12 बजे तक फिर हमारी क्लास चलेगी। इस दरमियान में आपने अपनी क्लास ओवरलैप नहीं होने देनी। 8 से 12 बजे हम अपनी क्लास करेंगे। आप कल से ही बैठकर इसको जो है वो तैयारी पकड़ें और इसका काम करना शुरू करें।